गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं प्रदीप मौर्य आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी और कुछ विद्यार्थियों को आश्चर्य भी होगा। वह विषय यह है कि शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यूपी टेट 2020 के आधिकारिक जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, उस पर शासन के द्वारा सहमति दर्ज कर ली गई है। और यह इसी मंथ जून मंथ में 20 से 22 जून के मध्य आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। और जुलाई के लास्ट मंथ में, जुलाई लास्ट में आपका क्या होगा, एग्जाम। और इस एग्जाम के बाद सितंबर माह में जो सरकार के द्वारा, जो पीएनबी के द्वारा सरकार को या शासन को जो प्रपोजल भेजा गया है, वो सितंबर महीने में प्राइमरी एस्टेट कराने की योजना है। और इस योजना का जो उद्देश्य होगा वह उद्देश्य 51,112 पर। प्राइमरी में शिक्षक बनना है तो टेट को पास करना होगा और साथ ही साथ सुपर टेट को पास करना होगा, तब आप जाके कहीं प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर आप बन पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से यह अभी तक कुछ विद्यार्थियों के बार बार फोन कॉल्स आते रहे, मैसेज आते रहे कि सर टेट का एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर सुपर टेट का कब होगा। इन सारी जितने भी बिंदु हैं इससे संबंधित सरकार के द्वारा इन सब पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब अंतिम निर्णय जो लेना है वो लेना है पीएनपी। किसे लेना है? तो पीएनपी, जिसे हम लोग कहते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी, क्योंकि यह परीक्षा कराने वाली संस्था होगी। और इस संस्था के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया था वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। बस इंतजार करिए उस पल का जिस पल ये नोटिफिकेशन आपको धरातल पर दिखाई देगा। हालांकि ये नोटिफिकेशन 20 से 22 के बीच में आने वाला है, इसी मंथ में, तो बहुत दिन दूर नहीं। हाँ, दूर क्या है, तो आपकी तैयारी, जो आपकी तैयारी है यह आपसे दूर है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में जब टेट का फॉर्म आएगा, टेट का पेपर होगा और सुपर टेट का फॉर्म आने के बाद तुरंत पेपर होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए हानिकारक स्थिति होगी। क्या होगी? हानिकारक स्थिति होगी। कारण क्या है कि तैयारी का अभाव। तो हम चाहते हैं कि आप लोग, अभी भी आपके पास समय है और इस समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, एक नई ऊर्जा के साथ। और इसी क्रम में हमारी और हमारी टीम के द्वारा बेहतर प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास के माध्यम से हम लोग इस पूरे लॉकडाउन में अपने अथक प्रयासों के माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसे एक दिशा प्रदान करने में संलग्न रहे हैं, तत्पर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। आज हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जो इससे पहले 2 क्लास चली, इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। क्या था? संप्रदाय। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय भाग 3, क्योंकि भाग 1 और भाग 2 पिछली क्लास में हम लोग, पिछले 2 क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं भाग 3 की। और जैसा कि पिछले क्लास में भी बताया गया था, मानसिक संरचना के विज्ञान के बारे में अध्ययन कर चुके थे, इड ईगो सुपर ईगो के बारे में अध्ययन कर चुके थे।
चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन के बारे में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते थे उन सारे क्वेश्चन पर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। और इसी कड़ी में आज हम लोग बात करते हैं मनोगतिकी का सिद्धांत। मनोगतिकी का सिद्धांत, मनोगतिकी का सिद्धांत। तो सबसे बेसिक प्रश्न ये बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोगतिकी का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर क्या होगा? सिगमंड फ्रायड। क्या उत्तर होगा दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। ये बात आपको याद रखनी होगी, सिगमंड फ्रायड, ये बात आपको याद रखनी होगी। मनोगतिकी विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। और इस सिद्धांत का संबंध किस संप्रदाय से है? यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया तो आपका उत्तर होगा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय या मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। और इस संप्रदाय का जनक माना जाता है, तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि मनोगतिकी का जो सिद्धांत है इसे हम लोग अध्ययन की सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? याद रखिएगा, सबसे पहला है मूल प्रवृत्तियां। क्या है? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां। सेकंड हमारा है चिंता, और तीसरा है अहम रक्षात्मक प्रक्रम। अहम रक्षात्मक प्रक्रम। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोगतिकी सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है, तो मनोगतिकी सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल प्रवृत्ति, दूसरा है चिंता, और तीसरा है अहम रक्षात्मक प्रक्रम। इसे 3 भागों में बांटा गया। अब एक प्रश्न और निकलता है, देखिए, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, हमारे परीक्षाओं में, सीधा सीधा जैसे ही पूछा जाता है मूल प्रवृत्तियों की संख्या किसने बताई, तो आपका उत्तर होता है क्या? मैकडोगल। क्या उत्तर होता है? मैकडोगल। लेकिन याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? केवल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जब पूछा जाता है कि मैकडोगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बतलाई गई, तो मैकडोगल के अनुसार जो संख्या बताई गई है मूल प्रवृत्ति की, वो बताई गई है कितनी? 14। लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा, फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? वो 2 है, जिसे कहा गया जीवन मूल प्रवृत्ति। क्या कहा गया? जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति। और दूसरे को कहा गया मृत्यु मूल प्रवृत्ति। क्या कहा गया? मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहा गया। अब ये बातें आपको याद रखनी होगी कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति की अवधारणा या संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई, तो याद रखिएगा, यह दिया गया था किसके द्वारा? तो ये दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। या प्रश्न पूछ लिया जाए जीवन मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय किसने दिया, तो याद रखिएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। और सिगमंड फ्रायड एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रहा जो मूलतः मनोचिकित्सक था। जो मूलतः क्या था? मनोचिकित्सक था। उसने मानव जीवन पर पड़ने वाले जितने भी प्रभाव हैं, चाहे वो सकारात्मक प्रभाव रहे हो या नकारात्मक प्रभाव रहे हो, सबका क्रमबद्ध अध्ययन किया। और क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण इसने जिस संप्रदाय या जिस सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की, उसे कहा गया मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय या सिद्धांत। तो यहाँ पे जो जीवन मूल प्रवृत्ति है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इरोस क्या है? इरोस क्या है? तो इरोस क्या है?
तो याद रखिएगा इरोस क्या है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति है। इरोस क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति है। जबकि थैनाटोस क्या नाम है, थैनाटोस। देखिए ये सारे शब्द आपको साइको की भाषा में मिलेंगे, साइकोलॉजी की भाषा में मिलेंगे, तो इन शब्द का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। और इस रोल को ध्यान में रखते हुए इस शब्द को याद रखिएगा कि थैनाटोस किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, तो कहा गया है मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। और इरोस जिस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है उसका क्या नाम है, तो जीवन मूल प्रवृत्ति। यह प्रश्न पूछ लिया जाए, इरोस का संबंध है जीवन मूल प्रवृत्ति, थैनाटोस का संबंध है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, या कहा जाए इरोस का संप्रत्यय किसने दिया, सिगमंड फ्रायड। थैनाटोस को किसने परिभाषित किया, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, सिगमंड फ्रायड। अब महत्वपूर्ण बातें, जो हमारा इरोस है, इसी इरोस का एक क्या है, उपभाग है। क्या है, एक उपभाग है जिसे कहा जाता है, एक उपभाग है जिसे कहा जाता है क्या, लिबिडो। क्या कहा जाता है दोस्तों, लिबिडो। प्रश्न पूछा गया है उड़ीसा के तट में। कहा पूछा गया है, उड़ीसा के तट में। जो उड़ीसा का, जैसे आपको पता है कि सीटेट होता क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं है, और टेट क्या है, एक राज्य स्तरीय परीक्षा होती है। तो उसी प्रकार जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है, उसी तरीके से राजस्थान में भी होता है, उसी तरह से पंजाब में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, हर जगह होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उड़ीसा में पूछा गया था क्वेश्चन, लिबिडो है, प्रश्न क्या था, लिबिडो है। तो याद रखिएगा कि लिबिडो क्या है, तो लिबिडो क्या है, यौन ऊर्जा है। लिबिडो क्या है, एक यौन ऊर्जा है, या इसी को कहा जाता है कामुकता ऊर्जा। क्या कहा जाता है, कामुकता ऊर्जा, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा एक और नाम से जाना जाता है, कहा जाता है काम ऊर्जा। क्या कहा जाता है, काम ऊर्जा। अब ऐसी स्थिति में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, लिबिडो है, ऑप्शन में क्या हो सकता है, कामुकता ऊर्जा, या ऑप्शन में हो सकता है यौन ऊर्जा, या फिर ऑप्शन में हो सकता है काम ऊर्जा, और इन तीनों का जो एक शब्द है वो क्या कहा गया है, लिबिडो कहा गया है। अब आप देखिएगा जीवन मूल प्रवृत्ति का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का क्या संबंध रहा है। इसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब एक छोटा सा बालक जन्म लेता है, तो जन्म लिया शुरू होता है क्या, इरोस। और जब व्यक्ति मरने को तैयार रहता है तो कहा जाता है थैनाटोस। ये सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, जीवन जी रहे हैं, तो जीवन जी रहे हैं अर्थात हमारे अंदर क्या है, इरोस। क्या पाया जा रहा है, इरोस। और यहां पर हम क्या करते हैं, इस इरोस के जो समय सीमा है, इस इरोस में हम क्या करते हैं, संपत्ति का अर्जन करते हैं। क्या करते हैं, संपत्ति का अर्जन करते हैं। जमीन, जायदाद, नौकरी चाकरी, ठीक, ये सारी चीजें क्या आती, इरोस का ही एक भाग माना जाता है। और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इस इरोस को कहा गया है क्या, विकासात्मक प्रवृत्ति। क्या कहा गया है, विकासात्मक प्रवृत्ति। ये बात आपको याद रखनी होगी कि विकासात्मक प्रवृत्ति का संकेतक है तो इरोस है या जीवन मूल प्रवृत्ति, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति या थैनाटोस को कहा जाता है विध्वंसकारी या विनाशात्मक। क्या कहा जाएगा, विनाशात्मक प्रवृत्ति। विनाशात्मक प्रवृत्ति का संबंध किससे है, तो थैनाटोस से, जबकि विकासात्मक का संबंध किससे है, तो इरोस से या जीवन मूल प्रवृत्ति से। जैसे हम लोग अपने जीवन में संपत्ति का अर्जन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, किसके लिए करते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए करते हैं। जैसे हमारे बाबा थे, हम सबके क्या थे, बाबा थे ना,
तो बाबा ने संपत्ति का जो अर्जन किया वो पिताजी को ट्रांसफर किया, जिसको हम लोग कहते हैं पैतृक संपत्ति। क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति। अब पिताजी ने जो भी अपने पूरे जीवन काल में संपत्ति का अर्जन किया वो ट्रांसफर होगा हम सब में, हमारे सब में ट्रांसफर होगा। लेकिन कुछ परिवारों में आप देखते हैं कि पिताजी का समुचित मान सम्मान ना होने के कारण, जैसे लड़के क्या करते हैं, पिताजी से ऊंचे स्वर में बात करते हैं, पिताजी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक, और उनका सही समय पर देखभाल, उनकी केयरिंग नहीं हो पाती है अच्छे से, और ऐसी स्थिति में पिताजी कह देते हैं कि इस संपत्ति का एक फुटी कौड़ी आपको नहीं देंगे, हम तुम्हें ना देंगे, किसी तीसरे व्यक्ति को दे देंगे, थर्ड पार्टी को दे देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे। मतलब अपने खुद के बच्चे को, खुद के खून को वो संपत्ति नहीं दे सकते हैं, वो किसी तीसरे को देते हैं। अर्थात वो क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस संपत्ति का विध्वंस कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए नहीं कर रहे थे इसका विकास के आने वाले समय में हम विध्वंस करेंगे, बल्कि इसके लिए किया जा रहा था कि आने वाली पीढ़ी उस संपत्ति का उपभोग करेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जो उनके पाल्य थे उनके द्वारा समुचित देखभाल ना होने के कारण जब व्यक्ति का मन खिन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कभी विकासात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति था वही आगे चलकर स्थिति और परिस्थिति के अनुसार क्या करेगा? वो विनाशात्मक प्रवृत्ति का संकेत करेगा और संपत्ति को क्या करते हैं? व्यक्ति बेच देते हैं उसे, या किसी को दान दे देते हैं, ऐसे फ्री में दे देंगे, लेकिन अपने बच्चे को नहीं देते। कारण क्या है? समुचित देखभाल का अभाव। और ये क्या किसके कारण हो रहा है? जीवन मूल प्रवृत्ति के कारण, मृत्यु मूल प्रवृत्ति के कारण। अक्सर एक गांव में कहावत है, जब घर के बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति किसी बात को कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग कहते हैं ना, बैठे बैठे सठियाई गए। कहते हैं ना कि बैठे बैठे सठिया गए। मतलब जो सठियाना शब्द का प्रयोग होता है हिंदी की अवधी भाषा में, वो इसी थैनाटोस को कहा गया है। किसे कहा गया है? थैनाटोस को कहा गया है। अर्थात मृत्यु मूल प्रवृत्ति के व्यक्ति बहुत करीब होता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? सब कुछ विनाश करने के प्रति क्या करता? उन्मुख रहता है, उत्प्रेरित रहता है कि जो कुछ भी सब कुछ है यह सब नश्वर शरीर के साथ साथ सब कुछ मिट जाए, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ लेके जाना तो नहीं है। और ऐसी स्थिति में वह क्या करता है? विनाशात्मक नीतियों का अनुसरण करने लगता है। अब इसके बाद यहाँ तक जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, या कहा जाए कंप्लीट मूल प्रवृत्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से बड़े सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाया गया। अब हम लोग बात करते हैं चिंता। है क्या चिंता? बताइए, चिंता किसे कहते हैं? चिंता किसे कहते हैं? ये आप लोगों का एक प्रश्न है कि वास्तव में चिंता किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम तनावग्रस्त होते हैं, जब हमारे इच्छाओं के विपरीत जब कोई कार्य होता है, क्या होता है? इच्छाओं के विपरीत जब कोई कार्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे चिंता कहते हैं। जैसे चिंता क्या है? नौकरी। वर्तमान में विद्यार्थियों आपको चिंता क्या है? नौकरी। लेकिन नौकरी से पहले, नौकरी तो मिलेगी ही, लेकिन नौकरी से पहले कुछ विद्यार्थियों की चिंता होगी कि टेट को कैसे पास करें। टेट को कैसे पास करें? हमको गणित नहीं आती है, तो गणित नहीं आती है तो परेशान होने से गणित तो सॉल्व नहीं होगा ना। गणित अगर आपको नहीं आ रही है तो उसके लिए अभ्यास करना होगा, और अभ्यास से के बारे में कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी सिल पर बार बार ऊपर नीचे करने से निशान पड़ सकता, तो बार बार यदि आप अभ्यास करते हैं तो कोई भी विषय आपके लिए कठिन नहीं है। ठीक। दूसरी बात, तो यहाँ पर क्या हो रही है? चिंता उत्पन्न हो रही है कि हमको टेट नहीं पास होंगे,
तो हम ऐसे सुपर टेट देंगे। जो विद्यार्थी टेट पास कर ले रहे हैं या पास करेंगे, उन विद्यार्थियों की एक और चिंता बनी रहती है कि 1 महीने का समय मिलेगा और हमको पढ़ना होगा 14 विषय। तो यहाँ पर सेकंड प्रकार की चिंता उत्पन्न हो जाती है और उन चिंताओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के पास चिंताओं का स्वरूप बहुत व्यापक हो जाता है और ऐसी स्थिति में तैयारी कुछ नहीं लेकिन डिप्रेशन सबसे ज्यादा। और इसी के संदर्भ में 3 प्रकार की चिंताओं का वर्णन महान मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। पहली चिंता क्या थी? वास्तविक चिंता। कैसी चिंता थी दोस्तों? वास्तविक चिंता। और दूसरी चिंता थी नैतिक चिंता और तीसरी चिंता थी तंत्रिका तापी चिंता। कौन सी चिंता थी? तंत्रिका तापी चिंता। अब देखिएगा, ये 3 प्रकार की चिंता होती है। जब आपसे पूछा जाए कि चिंता के कितने प्रकार है, तो चिंता के 3 प्रकार है, वास्तविक चिंता, नैतिक चिंता और तंत्रिका तापी चिंता। इन सबका समन्वय कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया? तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। अब बात करते हैं वास्तविक चिंता कहते किसे हैं। जैसे जब कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और आपके कार्य में अचानक व्यवधान आ जाए, क्या आ जाए? शब्द को ध्यान से दीजिएगा। अचानक व्यवधान आने पर क्या होती है? वास्तविक चिंता होती है। ठीक, अचानक। ठीक, इसके बाद में नैतिक चिंता किसे कहते हैं? जब आपको अपने किए पर अर्थात अपने कृत्य पर यह आभास हो जाए कि मेरे द्वारा किए गए कृत्य से समाज में परिवार की स्थिति क्या होगी? धूमिल होगी, या परिवार की मर्यादा क्या होगी? धूमिल होगी। ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या? नैतिक चिंता। और जब हम लोग खुद गलती करते हैं और गलती पर पश्चाताप हो, क्या हो? पश्चाताप हो, आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहा जाता है क्या? तंत्रिका तापी चिंता। क्या कहा जाता है? तंत्रिका तापी चिंता। अब इसे एक साधारण शब्दों में हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि तंत्रिका तापी चिंता, नैतिक चिंता और वास्तविक चिंता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक राम नामक एक क्या है? बालक है और वो सीता नामक एक क्या है? बालिका। सबसे ज्यादा जो युवाओं में, किशोरों में जो चिंता देखी गई है, वो इसी प्रकार की चिंता देखी जाती है। और इसीलिए यह शोध का विषय है कि किशोरों में मानसिक तनाव का क्या कारण रहा है या मानसिक अवसाद का क्या कारण रहा है। तो इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हुई है और उसी रिसर्च के आधार पर यह कहा जाता है कि राम एक बालक है और सीता एक बालिका है। अब इन दोनों का क्या हो रहा है? विवाह। क्योंकि आपको बताया गया है, जब वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे तो वह बताया गया कि संस्कार, तो 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार होता है? विवाह संस्कार। और इस विवाह संस्कार में भारतीय समाज में तो कम, लेकिन पाश्चात्य समाज में देखने को मिलता है कि दोनों कपल्स क्या होते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, अक्सर क्या करते हैं? व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो कहते हैं चलो कुल्लू मनाली घुमाए, शिमला घुमाए, यहाँ घुमाए, वहां घुमाए। ऐसी स्थिति में जब ये दोनों व्यक्ति जा रहे थे और रास्ते में इनकी जो गाड़ी थी, इनका जो वाहन था, वो अचानक क्या हो गया? चलना बंद कर दिया। क्या कर दिया? चलना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में राम और सीता को जिस प्रकार की चिंता उत्पन्न होगी, इस चिंता को क्या नाम दिया जाएगा?
क्योंकि ये सडनली घटी है। तुरंत जब कोई कार्य आप कर रहे थे और अचानक जब कोई घटना घट जाए, मतलब अचानक जब कोई अचानक घटना घटती है तो जिस प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वास्तविक चिंता। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। है क्या? नैतिक चिंता। क्या है? नैतिक चिंता। अब इसे हम देखते हैं, नैतिक चिंता कहते किसे हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं इसी उदाहरण को हम, एक हमारा क्या है? राम, और दूसरा है क्या? सीता। क्या है? राम और सीता। आपको पता है कि इन्हीं 16 संस्कारों में एक पहले चलता था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, जो इतिहास के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे गंधर्व विवाह कहते किसे। तो याद करिएगा, गंधर्व विवाह और आज का प्रेम विवाह, यही दोनों क्या है? समानार्थी माने गए हैं। उस समय गंधर्व विवाह हुआ करता था और आज क्या है आपका? प्रेम विवाह। अक्सर कहते हैं ना, कसमें खा लेते हैं और कहते हैं जिएंगे साथ तो मरेंगे साथ। ऐसी स्थिति में होता क्या है? प्रेम का लफड़ा बहुत बेकार होता है। ठीक। अब यहां पर जब आपको पता है कि भारतीय समाज में प्रेम करना, ठीक, अपोजिट जेंडर के साथ प्रेम करना क्या माना गया है? असामाजिक या अनैतिक माना गया है। क्या माना गया है? प्रेम करना अनैतिक कृत्य माना गया है। कैसा कृत्य माना गया? अनैतिक कृत्य। अब यदि राम या सीता, राम सीता एक दूसरे से अगर मान लेते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा किया गया कृत्य कैसा होगा? नैतिक होगा कि अनैतिक होगा? तो ऐसा कृत्य कैसा होगा? अनैतिक होगा। और इन सबके, इन दोनों के द्वारा किए जाने वाले जो कृत्य है उससे जिस प्रकार की चिंता उत्पन्न होगी, जैसे ये मान लीजिए राम है और सीता है, तो ऐसी स्थिति में राम को ये होगा कि अगर मान लीजिए कि हम सीता से प्रेम कर रहे हैं और अगर ये बात समाज में फैल गई तो हमारे परिवार की मान मर्यादा क्या होगी? मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जो चिंता होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नैतिक चिंता। अक्सर आप देखते हैं प्रेम सब करना चाहते हैं पर प्रेम को सही दिशा देना कोई नहीं जानता और इसीलिए किसी को बताते नहीं है। प्रेम करते हैं फिर भी किसी को बताते नहीं, ना माता को बताते, ना पिता को बताते, ना भाई बंधु, किसी को नहीं बताते हैं। कारण क्या है? कि उनको अपनी नैतिकता की चिंता होती है कि मेरे द्वारा जो एक कार्य किया जा रहा वो असामाजिक है, अनैतिक है। और ऐसी स्थिति यदि समाज में पता चलेगा तो क्या होगा? मेरे समाज में मेरे परिवार की जो इज्जत है, जो सम्मान प्रतिष्ठा बनी है, वह क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और इस प्रकार की जो चिंता होती है बातों में उसे कहा जाता है क्या? नैतिक चिंता। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की चिंता की। किस प्रकार की चिंता? तो तंत्रिका तापी चिंता। तंत्रिका तापी का मतलब होता है खुद में आत्मग्लानि करना। क्या है? खुद में आत्मग्लानि करना। मतलब आपके द्वारा जब, जैसे मान लेते हैं कि एक बालक ने किसी व्यक्ति को अपशब्द कहें और बाद में उसे पता चलता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है? असामाजिक है। मैंने अनजाने में ही सही, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का जो दिल था उसे मैंने हर्ट किया, उसके सम्मान को क्षति पहुंची, तो हम लोग कहते क्या है? सॉरी भाई साहब, मुझे माफ कीजिएगा। या पिताजी के सामने कभी हम उद्दंडता कर देते हैं और ऐसी स्थिति में जो पूरे परिवार में मेरा जो खुद का सम्मान है, खुद का जो रिस्पेक्ट है, वो क्या होता है? डाउन होता है। जैसे मेरे द्वारा कोई कार्य किया जाए तो ऐसी स्थिति में जो सम्मान मेरा बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा? सम्मान गिरने लगेगा। मेरे मतलब खुद में मुझे क्या होगी? गिल्टी फील होगी, आत्मग्लानि उत्पन्न होगा। तो वहां पर जिस प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है तंत्रिका तापी चिंता। तो यहां तक हम लोग आज पढ़े
हम लोग मूल प्रकृतियों के बारे में पढ़े और चिंता के विभिन्न स्वरूपों का एक विहंगम दृश्य का अवलोकन करते हुए हम लोग अध्ययन किए। कल हम लोग अहम रक्षात्मक प्रक्रम और इसके उप प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसके पहले के फ्रायड से संबंधित 2 क्लासेज और हो चुकी हैं, उसे आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए